क्या कर रहे थे हम लोग? वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना। एनालिटिकल मेथड है ना। ये वेक्टर है, ये ई पॉइंट था ना। ये ओ, ये पी है, क्यू यही था। ये एंगल है कितना? फाइव। ये एंगल, ये कौन सा एंगल है? थीटा। थीटा क्या एंगल है? थीटा कौन सा एंगल है? थीटा क्या एंगल है? कितना है? नहीं, क्या है? हाँ कौन सा है, क्या एंगल है थीटा? थीटा है क्यूपी। क्यूपी। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। फाई क्या है? टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड के अंदर एक वेक्टर के एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स क्या होता है? हमेशा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है तो इसका कुछ अलग नाम दोगे ना। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट, नहीं ये नहीं, बिटवीन नहीं होगा। एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर with any one of the two वेक्टर्स। ये जो वेक्टर है ये ए है और ये बी है, तो फाई के अब इस केस में क्या है? रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में है यार वेक्टर ए, है ना। यहाँ पर वेक्टर ए, लेकिन हो सकता है कभी वेक्टर बी के साथ एंगल बना ले। एक तो रिजल्टेंट वेक्टर फिक्स रहेगा, बाकी ये रहे चाहे ये रहे, जिसके साथ एंगल बनाए, जिसका टेल यहाँ रहेगा उसके साथ एंगल बनेगा, बी के साथ हो जाएगा। अभी इसी को उठा के यहाँ कर दें, इसको उठा के वहाँ कर दें तो बी के साथ हो जाएगा ना। लिख लिया? ओहो, तो कल हम लोग यही डिफाइन किए थे। मैग्नीट्यूड क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर का? मैग्नीट्यूड होता है
QAB cos थीटा। बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है फॉर्मूला। तुम यहाँ आकर के रुक गए, एको बार किया नहीं होगा घर में? देखे थे मतलब देखा था किया इसको, ये प्रूफ को घर में लिखा नहीं था? नहीं लिखा। मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त हो रहा है। क्या लिखा है ये लिख लिया? दिखाओ कॉपी। हाँ देखे, हम जानते थे कि तुम यही करेगा। हाँ, तुम्हारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो कॉमा लगाया हूँ इसीलिए कॉपी मांगे थे तुमसे। अच्छा कॉमा लगाए हैं। अभी कल से तुमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है हेयर। देखने से कुछ नहीं होगा, समझ गया? ये लेक्चर ऐसे ही 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और तुम अगर देखता रह जाएगा तो तुम्हारा से कुछ नहीं होगा। देख लिए, अगर देखने से तुमको चेक करना पड़ेगा ना जी, देखने से क्या होता है। तुम देख लिया, दिमाग बोल दिया कि हाँ समझ में आ गया है, ये बोलता है ना कि हाँ हम समझ गए हैं, ये तो दिमाग बोल दिया। अब देन एंड देयर दिमाग को बोलो अच्छा समझ गए हो ना, ये लो पलट दिए कॉपी। अब समझ गए हो तो अब लिखते हैं यहाँ। कभी किए हो ये काम? ये दिमाग तुम्हारा नहीं है, तुम इस गलतफहमी में नहीं रहो। ये जो दिमाग है ये हमारा नहीं है। सबको यही बोलता है, तुमको पढ़ने नहीं देगा, तुम देख हाँ ये हमको आता है, बोलता है ना दिमाग ऐसा, यस हाँ ये तो ऐसा है, हो गया। उसी समय कॉपी पलट दो, दूसरा कॉपी ले आओ, कॉपी फेंक दो कहीं पर, समझ गए हो? तब कॉपी फेंक दो, फेंक दिए कॉपी, लो अब लिखो दूसरा कॉपी निकाल के, फ्रेश कॉपी। तब तुमको समझ में आएगा कि जब कितना मेरा दिमाग समझ लिया था। जब 4 बार ऐसा करोगे तब दिमाग बोलेगा कि नहीं नहीं तुम लिखो, हम कुछ नहीं समझे हैं, तुम लिखो। नहीं तो दिमाग को एक बार पढ़ो तो लगेगा कि हाँ याद है, तो जब याद हो गया तो फेंक दो किताब। अब किताब रख के क्या करोगे? और लिखो अपने से, फिर देखो तुम कितना लाइन लिख पाते हो। ये सब एक्सरसाइज है पढ़ने का। तुम चले गए जिम में, वहाँ मैं इंस्ट्रक्टर हूँ जिम का, इतना अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, मसल्स कहीं और जा रहा है, हम कहीं और जा रहे हैं। अब तुम एडमिशन ले लिए, पैसा भी दे दिए, इंस्ट्रक्टर खूब मार रहा है, डंबल दिखा रहा है तुमको कि ये ऐसे वेट उठाओ, ऐसे मारो, ऐसे तुम्हारा बाइसेप्स बनेगा, ट्राइसेप्स बनेगा, सब करेगा वो। खूब दबा के 1 महीना 2 महीना तुमको खूब दिखाया, और तुम भी खुश की दिखा रहा है, वाह इंस्ट्रक्टर तो बहुत अच्छा दिखा रहा है। लेकिन तुम जहाँ थे वहीं रह जाओगे। वो जो दिखाया तो उसका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बना है। जब तक तुम नहीं मारोगे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है बताओ? तो वही यहाँ हो रहा है। हम यहाँ तुमको मार के दिखा रहे हैं, हम और तुमसे पहले भी बहुत बार मारे हैं, 50 बार मार रहे हैं। ये काम हम तुम्हारे साथ पहली बार तो नहीं कर रहे हैं, 1000वां बार होगा मेरा, तुम्हारा पहली बार है, और तुम पहली बार में थके जा रहे हो। झूठ बोल दिया क्या? तभी लाइट चला गया। 1000 बार नहीं तो कम से कम 500 बार तो जरूर हुआ होगा।
तो तुम फर्स्ट बार में ही थके जा रहे हो, देख लिए। देखने का नतीजा भी देखे ना कि B² तक नहीं पहुंच पाए तुम। तो जब तुम अपने साथे से जब दिमाग बोले कि हाँ ये मैं समझ गया हूँ, समझ गए हो, रखो कॉपी, दूसरा कॉपी रखो एक साथ में। एक सब्जेक्ट का 4 कॉपी होना चाहिए। कितना? 4। एक जब बुक पढ़ रहे हैं तो जो जो हमको इम्पोर्टेंट वर्ड मिला है उसको लिख लिए एक जगह में। क्या एक पैराग्राफ समझते हो? क्या होता है? जैसे कोई मतलब बार-बार आने वाली है और उसको पैराग्राफ बोलते हैं। पैराग्राफ जो बार बार आने वाली हो उसको पैराग्राफ बोलते हैं। पॉइंट जो इम्पोर्टेंट दैट बुक में पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ऐसे 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 है, यहाँ खत्म हो गया, फिर है यहाँ से शुरू हुआ, फिर है यहाँ खत्म हुआ, फिर यहाँ से होता है ना। देखे हो ना, ऐसा पैराग्राफ होता है। तो उसका क्या मतलब है? इस एक पैराग्राफ में ये एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, तो ये 2 पैराग्राफ में तुमको 2 बात बता रहा है। 2 पैराग्राफ में क्या कर रहा है? 2 बात बता रहा है। जरूरी नहीं है कि 2 बात बताने के लिए 10 सेंटेंस हो। एक बात बोल करके भी, एक सेंटेंस बोल के भी एक बात खत्म हो सकता है ना। तो एक सेंटेंस का भी पैराग्राफ हो सकता है। लेकिन तुम्हारे कॉपी किताब में कम से कम 5-6 लाइन का पैराग्राफ रहता है कोई बुक? कोई बुक नहीं है। या उससे मांग के बुक लो कोई। हाँ, न्यूज यही पेपर ले आओ तुम। आज तुमको पैराग्राफे पढ़ाते हैं। देखो ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक एक पैराग्राफ है। फिर ये देखो, ये एक पैराग्राफ है, फिर ये 2 पैराग्राफ है ना। 3 पैराग्राफ हो गया। तो ये एक पैराग्राफ में एक बात बोलता है। क्या बोलता है? 2 days after the Congress trounced the BRS in Telangana, the party's central leadership announced Tuesday that Anumalla Revanth Reddy, who energetically led the Congress poll campaign in the state, will be the next chief minister. अगले चीफ मिनिस्टर। ये पैराग्राफ है। समझ गया कि इतना मगजमारी जो किया है। ये सेंटेंस कितना है इसमें? सेंटेंस तो इस पैराग्राफ में सेंटेंस कितना है? देख के बताओ। चलो उधर। सेंटेंस एक है और पूरा एक ही सेंटेंस है, बस वही एक सेंटेंस है। तो इसमें एक बात बताया है, उसके नीचे भी एक सेंटेंस है। देखो ये भी पूरा तुम्हारा एक सेंटेंस है। तो ये गधा सब एक ही बात बार बार लिखेगा। ये देखो, द 54-year-old president of Telangana Congress will take oath Thursday along with a few ministers. वहाँ बोला प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो बात तो खत्म हो गया ना। अब बोल रहा है वो ओथ लेगा। कौन सा? ट्यूसडे को, थर्सडे को ओथ लेगा। उसका उम्र कितना है? 54-year-old है। वो क्या था? कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। लेकिन बात इसमें एक ही है। अब ये इसीलिए ये सब न्यूज़पेपर खराब है।
एक ही बात बोल रहा है, इस पैराग्राफ में भी बोलेगा है। देखो, रेड्डी विल बी द फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, अ स्टेट which the Congress led UPA government had carved out in 2014 but had waited for a decade to come up to power since the erstwhile TRS, which led the agitation for bifurcation of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh reaped the political benefit after its creation. तो ये 2014 के बाद ये पहला होगा। ये था कोई जो एजिटेशन कर रहा था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को हटाने के लिए, तो उसका अब ये बेनिफिट मिल रहा है इसको कि चीफ मिनिस्टर बन रहा है। तो फिर वही बात को थोड़ा सा और मोड़ दिया, इसीलिए ये सब न्यूज़पेपर में कभी पढ़ता नहीं हूँ। तुम जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेगा तुम तो यही पढ़ो, इसमें भी एक ही सेंटेंस है लेकिन है ये पूरा एक पैराग्राफ। तो जैसे तुमको नहीं मालूम है वैसे हो सकता है इसको भी ना मालूम हो, लेकिन एक सेंटेंस का पैराग्राफ दिखा दिए ना। तो एक पैराग्राफ में एक बात को बताया। तो जब तुम पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो पैराग्राफ सेलेक्ट कर लो। अच्छा ये एक पैराग्राफ है, पहले क्या देखोगे? पैराग्राफ। फिर क्या देखोगे? कितना इसमें सेंटेंस है। सेंटेंस देख लिए। अब उसमें क्या करेंगे? वर्ड जो पढ़ेंगे तो पढ़ के क्या समझे, उसमें पढ़ के क्या समझे कि चीफ मिनिस्टर बनेगा। वो जो रेवंत रेड्डी राव जो भी नाम है उसका, वो क्या बनेगा? चीफ मिनिस्टर बनेगा। कहाँ का? तेलंगाना का। अब ये समझ में आ गया। तो जब तुम उसको अपने नोट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? रेवंत रेड्डी राव विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र तेलंगाना on so and so date from कांग्रेस पार्टी। इतना लिख लिए तुम। यह हो गया तुम्हारा फर्स्ट रीडिंग का नोट। सेकेंड रीडिंग में जब जाओगे तब क्या करोगे? रेवंत रेड्डी राव कांग्रेस प्रेसिडेंट, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, इतना लिख लिए। थर्ड नोट में क्या लिखोगे? रेवंत रेड्डी राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना। चौथे नोट में क्या करोगे? चीफ मिनिस्टर तेलंगाना। इतना छोटा कर लेंगे कि तुम्हारा वो जो बुक है उस बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों हो जाएगा। एक नोट तुम्हारे पास वैसा होना चाहिए एग्जाम से पहले का। और जब 4 बार किसी चीज को पढ़ लेते हैं तो ये तुम तो 4 बार हमको पढ़ के दिखा देगा और तुमको कुछ नहीं होगा। तो एक दिन एक पढ़ाई और दूसरे पढ़ाई में 7 दिन का गैप होना चाहिए। फिर तीसरे पढ़ाई में 15 दिन का गैप होना चाहिए। चौथे पढ़ाई में फिर 1 महीने का गैप होना चाहिए। आज पढ़ लिए चाहे तीसरी बार, तो अब 1 महीना बाद फिर पढ़ेंगे सेम चीज को। अब पढ़ने का मतलब है लिखना, पढ़ना तो कुछ है ही नहीं धरती पर। और हर एक बार लिखेंगे किताब बंद करके। पढ़ लिए, किताब बंद करके उसको लिखेंगे। भले 5 पैराग्राफ एक दिन में पढ़ें, 2 पैराग्राफ पढ़ें, स्टार्ट तो कहीं से करना पड़ेगा ना। 2 से स्टार्ट किए, एक दिन 3 किए, एक दिन 4 किए, फिर 10 करने लगेंगे। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 6 महीना में बढ़ाएंगे। कहीं न कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा और गलती करना पड़ेगा। अभी जब तुम बोले अभी थीटा एंगल क्या, अब भूलोगे कभी थीटा एंगल क्या है? नहीं भूलोगे। तो जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सही तक नहीं पहुंच सकोगे। हम सब हमेशा सही तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो सही कैसे पहुंचते हैं कि उंगली पकड़ के कोई वहां पहुंचा दे। तो वो तुम थोड़े न पहुंचे हो, वो तो जो उंगली पकड़ के ले जा रहा है वो पहुंचा है। तुमको पहुंचना है तो गलती करना पड़ेगा। जब तुम किताब बंद करके लिखना शुरू करोगे तब तुमको पता चलेगा कि हमसे तो एक लाइन भी नहीं लिखा जा रहा है। और ये तुम ही से नहीं होता है, ये दुनिया के सब आदमी से होता है।
स्टार्टिंग का 2 महीना तुमको वही लगेगा कि हमसे कुछ नहीं, एक लाइन भी नहीं लिखा जा रहा है। तब दिमाग तुमको डाउन करेगा, बोलेगा अरे छोड़ो क्या लिखोगे, रखने दो, तो याद हो गया है। जब समय आगे देखा जाएगा, ऐसे बहाने बनाएगा तुम्हारा दिमाग और तुम उस बहलावे में आ जाओगे। सब आता है, हम भी आए थे, हम भी आते हैं, हर कोई आता है। जो नहीं आता है उसको तुम क्या करते हो, उसका इंटरव्यू पढ़ते हो और पढ़ पढ़ के बूढ़ा हो जाते हो। जो उस बहलावे में नहीं आया है, हम लोग उसका इंटरव्यू पढ़ते हैं। तो ऐसा तो बहुत कम ही बच्चा है ना जो दिमाग का उल्टा काम करता है। तुमको हमेशा अपने दिमाग का उल्टा काम करना है। जैसे दिमाग बोला हाँ ये आ रहा है, हमको आ रहा है, तो लो समेट दिए सब, अब करो। अब जब 10 दिन ऐसा करोगे तब तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे। एक बार पढ़ोगे, क्योंकि अब तो दिमाग को मालूम है ना कि अभी पढ़ा है तो ये बंद करके लिखेगा। अब बंद करके लिखेगा तब नहीं होगा तो सिर मारेगा दीवार पे। इसीलिए अभी ध्यान दो, तब तुम्हारा कंसंट्रेशन इतना अच्छा हो जाएगा। एक पैराग्राफ पढ़े तुम सारा का सारा, तुम 2 महीना तो बहुत बड़ा दिन नहीं है ना, तुम 2 महीना प्रैक्टिस करके देख लो इस बात को। सिर्फ 2 महीने तुम इस एक्सपेरिमेंट को करके दे, ना कोई खर्चा है इसमें, पैसा भी नहीं खर्चा है ना। तुम ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो 2 महीना। कर नहीं पाओगे, इस बात का भी गारंटी है। अब इस पर एक सवाल करते हैं क्या, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्या था क्वेश्चन? दो वेक्टर है, ये है ए और ये है बी, बीच का एंगल है 60 डिग्री। बीच का एंगल है 60 डिग्री। ए है 5 यूनिट और बी है 7 यूनिट। बी है 7 यूनिट। फाइंड the resultant vector इसी सवाल को दूसरे अभी बोल दिया हम, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी को पूछ देगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तब खाली मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसी सवाल को पूछ देगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर बी या विथ वेक्टर ए, किसी के साथ वो बोल देगा कि जो डायरेक्शन निकालो। इस तरह से पूछ सकता है, अभी देखेंगे वो सब सवाल। तो पहले तो फिलहाल इसको करो तुम। तो क्या करेंगे, वी नो दैट R equal to a square plus b square plus 2 ab cos थीटा। ठीक है, एक ही जगह पे 5 रखते हैं, एक ही जगह पे 7। बस ए की जगह पे 5, बी की जगह पे 7। दिस इक्वल टू व्हाट,
5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू cos 60 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 49 प्लस 70 प्लस 2 इंटू 35 इंटू cos 60 कितना होता है, गुड 1/2। अब 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 25 प्लस 49 प्लस 35 कितना हो गया ये, जितना भी हो गया, कुछ हो गया ना। फिर आगे क्या हुआ, अरे इधर देखो तुम, ये इतना हो गया, इतना हो गया, तब आगे क्या हुआ, आगे हो गया ये बड़ा सा, हाँ। अब ये फर्स्ट लाइन लिखा, सेकंड लाइन लिखा, थर्ड लाइन लिखा, 4 लाइन लिख दिया, तुम्हारे में कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि ये रूट अंडर होता है। ठीक है, यहां जब आर स्क्वायर लिखेंगे तब लिखेंगे वो, ये रूट अंडर है। अब कितना हो गया, 50 25 75 109 रूट 109 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, tan phi, tan phi इक्वल टू b sin थीटा, जो बोलोगे वही लिख देंगे, बटा a प्लस b cos थीटा। क्या लिखे, अब तो b का वैल्यू 7 है, प्लस साइन थीटा, सॉरी इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 cos 60 डिग्री। कितना हो गया ये, 7 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7/2, ये कितना हो गया, 7 √3/2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 7/2, 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये, 7 √3/17। जल्दी छापो, अब फाई इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 7 √3/17, सॉरी 5
फाई इक्वल टू थीटा नहीं फाई, टेन इनवर्स हाँ ठीक। इनवर्स फंक्शन पढ़ाएंगे फिर समझ में आएगा। तो इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर पर हाँ इनवर्स हो जाएगा। सवाल तो बन गया है ना, लेकिन ये कुछ नहीं बना। क्या फाई क्या थीटा, इसमें क्या लिखोगे तुम, डायरेक्शन क्या बताओगे रिजल्टेंट वेक्टर का, कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते है ना, है ना, पता नहीं चल रहा है। तो मेन तो वो पता करना है ना, तो इतना टाप लिया सब। तो ये फाई जो निकाल के रखे हैं वो क्या चीज है, हमको तो यही दो वेक्टर दिया हुआ है जी, और हम फोटो बना दिए हैं, वो तो लिखा था इंग्लिश में कि 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड 7 यूनिट्स, ये 5 है। ठीक है, तो हमको ऐसा 2 वेक्टर दिया हुआ है जिसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं एडिशन ट्रायंगल लॉ में, हम क्या यही साइड है दो एक ट्रायंगल का, यहाँ बना देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो यही हो जाएगा, हो जाएगा ना। मालूम था हमको कि तुम वही बोलेगा। तुम्हारा खाली देखने का हम नतीजा बता रहे हैं, तुम जो देखा है उसको तो हम उसी का नतीजा अभी बता रहे हैं तुम्हारे सामने। अब क्या करेंगे, इसके बिना डायरेक्शन को बदले इसको यहाँ लेके जाएंगे, बड़ा सीधा लाइन खींच देता हूँ मैं। ये अब ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए। अब एक वेक्टर का ये वेक्टर का ये टेल है, ये वेक्टर का हेड है, उसके ऊपर बी वेक्टर का टेल लगाया हूँ, उसके हेड से मिलाएंगे। अब क्या करूँगा, अब ये क्या है, बी है हमारा, और कितना है ये 7 यूनिट, 7 यूनिट्स है। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मिलाना है। अब एंगल 60 डिग्री कहाँ चला गया, इसको बढ़ाएंगे तब। हाँ, अब इसके टेल को जब यहाँ लेके जाओगे, ये परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको एक्सटेंड कर दिए, तो ये इस वेक्टर को इधर खींच दिए, तो हमारा क्या है, फाई ये है, और ये है 60 डिग्री थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और फाई इक्वल टू कितना निकल के आया है, tan इनवर्स 17। अब समझ में आ रहा है। तो अब क्या लिखेंगे डायरेक्शन में, रिजल्ट ये आर है हमारा, है ना, तो अब क्या लिखेंगे, tan इनवर्स जब हम फाई निकाल लिए हैं तब क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर is the angle phi equal to tan inverse 7√3/17।
एंगल फाई इक्वल टू tan इनवर्स 7√3/17 विथ वेक्टर A. The direction of the resultant vector is the angle phi equal to tan square root 3 with vector A. A के साथ है ना यह एंगल, यही ना उसका डायरेक्शन है। अब हुआ सवाल कंप्लीट। अब इसकी डायरेक्शन हो गया ना डायरेक्शन। अब दिख रहा है ना कि A के साथ ये, अब तो दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था कि फाई कहाँ रखेंगे, दिख रहा था कि फाई कहाँ गया। अब तो फाई मिल गया हमको कि कहाँ है। A के साथ इतना एंगल बना रहा है, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हमारा वेक्टर A के साथ इतना एंगल बना रहा है, वही उसका डायरेक्शन है। अगर वही जो फाई है अगर उधर हो जाए B के साथ बनाएगा, B के साथ बनाना है, B के साथ बनाना है तो तुम बनाओ। छाप लिया? यही वेक्टर है, ये 60 डिग्री है, यही है ना। अब तुम बोल रहे हो कि हमको B के साथ एंगल चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे। इसको यहां शिफ्ट कर देंगे। अब इसके टेल को इधर लेके जाएंगे तो ये एंगल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये एंगल बनाएंगे। अभी यही ना रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये हमारा फाई है। अब जो फाई निकलेगा वो ये B वेक्टर है, ये A वेक्टर है, वो फाई के साथ एंगल बनाएगा, ठीक है। लेकिन फाई का वैल्यू तो उतना ही रहेगा, क्योंकि B हमारा है 7 और ये है फाई, उतना ही है, तो फाई का वैल्यू तो उससे निकलता है, तो उतना ही रहेगा। लेकिन फोटो क्या होगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा फोटो। इसमें थीटा डिसाइड करेंगे तो इसको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ग्राफ चेंज कर देगा, है ना। अभी पैरेललोग्राम लॉ जब पढ़ेंगे, अभी इसी पैरेललोग्राम लॉ क्या है, इसी को क्या कर देंगे हम, इसका हो गया, ये B है, ये A है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो नेक्स्ट क्लास में जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे तब ये ठीक से करेंगे। तो ये सब तुम अपने से करोगे कि हम ही करेंगे? तुम तो बोल रहे हो 100 मार के दिखाओ, तो जी मैं इंस्ट्रक्टर को बोल रहे थे 100 मार के दिखाओ, तो मार सकते हो 100? देखें हम।
लिखो दूसरा प्रॉब्लम। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट magnitude of the resultant of two vectors having an angle of having an angle of 60 degree between them is 8 units. One of the vectors has a magnitude of has a magnitude of 2 units. 2 units. 2 units, and the direction of the resultant is direction of the resultant is 45 degree. Find the magnitude of the second vector. Find the magnitude of the second vector. क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स having an angle of 60 degree between them is 8 units. One of the vector has a magnitude of 2 units and the direction of the resultant vector is 45 degree. Find the magnitude of the second vector. ठीक है? क्या मतलब हुआ? दो वेक्टर है जिसके बीच का एंगल 60 डिग्री है और उस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 8 यूनिट है। तब इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है 8 यूनिट। उसके बाद क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है 45 डिग्री। दो वेक्टर जो है हमारा दिया हुआ जिसका रिजल्टेंट 8 यूनिट है उसमें से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट्स। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट्स। तो तुम दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा? ठीक है? तो अब बताओ इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसको हटाऊं?
क्या क्या इसमें दिया हुआ है। अब सवाल तो खत्म कर दिए। तुमको पहले सवाल याद होना चाहिए मुँह जबानी की, जो हमको क्या पूछा है उसको याद करके नहीं, खाली सवाल को पढ़ के तुमको याद हो जाना चाहिए कि हमको सवाल क्या पूछा है। अभी अगर हम तुमको बताएंगे, अगर बताएंगे तुमको, तो तुम ये सोचेगा कि घर से याद करके आ गया है और हमको दिखा रहा है कि जो हम एक बार पढ़े हमको याद हो गया। तो तुम कोई नया सवाल लाना जिसको हम एक बार पढ़ लेंगे, फिर तुमको बताएंगे कि क्या इसमें पूछ रहा है। एक बार में ऐसा नहीं है कि एक बार में नहीं हुआ तो अब देखवे नहीं करेंगे। एक बार में होने का मतलब ये है, जब तुम समझ जाओगे तो तुम सवाल को ड्रॉ कर सकते हो, फोटो। क्या हमको निकालना है, तो अभी तो तुम पढ़ के बताओ सवाल में क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। पढ़ो सवाल। The magnitude of the resultant of the two vectors. रुक जाओ, आर दिया हुआ है हमको। Yes. 8 यूनिट्स। Yes. एंगल दिया है दो वेक्टर। एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल का नाम क्या है? अरे उसका नाम क्या है? रिजल्टेंट टू वेक्टर्स का दिया है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और क्या दिया है? 16 between is the element of one of the vector has a magnitude of the two units and the direction of the resultant। 2 units दिया है इसका मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर ए है जिसका है 2 यूनिट्स। Yes. Yes. And the direction of the resultant is the 45 degree। हाँ, क्या क्या है वो? 45 डिग्री कितना वाला डायरेक्शन दिया है। हाँ, डायरेक्शन क्या दिखाता है, क्या बताते हैं? डायरेक्शन को किससे शो करते हैं? डायरेक्शन को आर से किसके साथ बना है? फाई इक्वल टू कितना दिया है? 45 डिग्री। निकालना क्या है हमको? बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, यही निकालना है। इतना चीज दिया है और ये इसमें निकालना है, ठीक है। तो जिसको जब तुमको कुछ नहीं पता जब तुमको कुछ नहीं पता तब तो तुम क्या करोगे? ऐसे लिख लोगे आर इक्वल टू, तुम तो वह भी नहीं लिख पाओगे, मैं लिख के बता रहा हूँ। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB cos थीटा, यही नहीं कर लोगे? और जब ये कर लोगे तो देखो कितना बड़ा गेम फैल जाएगा। इधर का स्क्वायर करो, इधर का स्क्वायर करो, हो जाएगा आराम से। देखना क्या होगा, ये तो b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। लेकिन और एक ये क्या है, इस रूट के अंडर का चीज हमेशा कठिन होता है ना, उसको फिर से स्क्वायर करेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बन जाएगा। लेकिन हमको दिया हुआ है tan phi इक्वल टू 1, क्योंकि phi इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री। तो tan phi हो गया 1, tan 45 डिग्री 1 होता है ना। तो ये दिया हुआ है, तो हम जानते हैं क्या? tan phi इक्वल टू, बोलो, b sin थीटा बाय a प्लस cos थीटा। तो ये तो मालूम है, अब तो ये लीनियर है, तो ये 1 इक्वल टू b 45 डिग्री b बाय रूट 2।
हम लोग लिखते हैं साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ये लिखना बिल्कुल ही गलत है। आज तुम्हारे साथ गेम हो रहा है, बहुत जबरदस्त सब है, कुछ भी है तो सब गलती पकड़ा रहा है। ये लिखना बिल्कुल गलत है। मैं बता रहा हूँ, हम सब सारा लोग गलती कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम ही हम नहीं। जो हमारा फाउंडेशन मैथ का शुरू होता है वही गलत हो जाता है। 1/2 का क्या मतलब हुआ? वन बाई टू का क्या मतलब हुआ कि कोई एक चीज है आधा कर देंगे। ये डस्टर है, इसको बीच से काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, है ना। ये तो दिमाग को अब समझ में आ गया। अब तुमको अगर हम बोले कि 1/2 कर दो तो तुम बीच से आधा करके किसी चीज का बोलेंगे, फल है कि उस नोटबुक को आधा कर दो, 1/2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो तुम पेज गिन के आधा करके बोलेगा ये लो कर दिया आधा। कर दोगे, कोई समस्या होगा? 1/√2 का क्या मतलब हुआ? अब दिमाग में लगाओ, कुछ समझ में आ रहा है कि 1/√2 का क्या करें? यहां समझ में आ रहा है कि 1 को 2 पार्ट में बांटना है, तभी ना 1/2 हुआ। यहां क्या है, 1 को √2 पार्ट में बांटना है। अब √2 1.414, 1 को इतना पार्ट में बांटना है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिटरली दिमाग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अगर तुम इसको ऐसे कर लो, 1/√2 के बजाय √2/√2, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब ये इक्वल कितना हो जाएगा? √2/2 हो गया। अब दिमाग समझ गया ना, √2 को इसको 2 पार्ट में बांट देना है, तुरंत समझ गया दिमाग। तो इसीलिए फॉरेन में ऐसा पढ़ाया जाता है। फॉरेन मतलब दूसरे लैंग्वेज, फ्रांस। फॉरेन मतलब विदेश, बिहार नहीं, फॉरेन बिहार को भी बोलते हैं। हाँ, तो फॉरेन मतलब बिहार नहीं, विदेश। विदेश में क्या, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका नहीं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। न्यूयॉर्क कंट्री नहीं है, न्यूयॉर्क स्टेट है। उसी का नकल करके न्यू दिल्ली बनाया है। ठीक है, ये बात समझ में आता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू अगर हम ऐसा लिखें, तो ये बात हमको समझ में आता है क्या कि √2 को 2 पार्ट में बांटना है। अब √2 क्या है वो तो बाद का कहानी है। 1 को 2 पार्ट में बांटना है, 1 क्या है वो तो बाद का बात है। 1 एक मीटर का लकड़ी का टुकड़ा भी हो सकता है, 1 एक 20 फीट का रॉड भी हो सकता है। तो जब 1 मीटर का मिलेगा तो आधा मीटर कर देंगे, और 20 फीट का मिलेगा तो 10 फीट पे काट देंगे। ठीक है, तो √2/2। तो जो दिमाग में समझने वाला बात, अब इसमें याद करने वाला कोई बात नहीं है। √2 को 2 पार्ट में बांटना है, तो क्या मिल जाएगा हमको? साइन 45 डिग्री मिल जाएगा।
ये तो बराबर है इसी के 1/√2 के ही, लेकिन इसको याद करते करते परेशान हो गए जाओगे। बचपन से कितना बार याद करना पड़ता होगा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आता होगा कि √2 का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि √2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये आएगा कि साइन क्या है, क्यों लिखते हैं इसको साइन, क्यों लिखते हैं इसको कॉस। तो तुम देख देख के आओगे तो सारा गुण गोबर होगा फाइनली जा करके, इसलिए देख करके नहीं आओ, लिख के पढ़ के सब करके आओ। तो 1 इक्वल टू क्या लिखे, साइन b इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 8 यूनिट है, b 1/√2 cos थीटा cos पर नहीं सब नहीं, गलत हो गया। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा तो मेरा 60 डिग्री है, फाई है 45 डिग्री ना, हाँ तो साइन 60 डिग्री होगा। b इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस b/2 cos 60 डिग्री 1/2, कितना हो गया, दिस इक्वल टू b√3/2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस b/2 कैंसिल हो गया। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, b√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस b। अब 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस b इक्वल टू b√3। अब कौन √3 बड़ा है, √3 b बड़ा है कि b बड़ा है, b बड़ा है। √3 का वैल्यू होता है 1.7323 कुछ होता है। वैल्यू कैसे निकालते हैं, नहीं मालूम है, ओके ठीक है बताएंगे बाद में। अभी इतना वैल्यू होता है तो 1 से बड़ा हो गया नहीं है, यहाँ तो b 1 है और ये 1.735 है, ऐसे 132 है यहाँ पर। तो ये बड़ा है तो इसको इधर लेके चलते हैं, 4 इक्वल टू b√3 माइनस b। अब b को कॉमन ले, अगर 4 इक्वल टू b को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 हो गया। तो b इक्वल टू क्या हो गया, बोलो। b इक्वल टू हो गया 4/, हो गया। इसको इसमें कर लिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर उतना हो जाएगा ना। तो b इक्वल टू 4/√3 माइनस 1। तो हमारा वेक्टर जो b है, अब देखो तो ये कुछ भी समझ में आ रहा है हमको, तुमको नहीं ना रहा है, तो दिमाग को समझाने, अब b का वैल्यू कितना होगा हमको तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कर लेंगे, 4 इंटू इसका कंजुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से,
तो 4 इंटू √3+1 बाय √3 - 1 इंटू √3+1, कोई अंतर नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 4 √3+1 डिवाइडेड बाय a - b इंटू a+b। तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 3 - 1 का स्क्वायर 1। तो अब क्या हो गया, 4 इंटू √3+1 बाय 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया, 2 इंटू √3+1, क्या b का वैल्यू, a है 2, a हमारा दिया हुआ है 2 यूनिट, और b हो गया 2 इंटू √3+1 यूनिट। तो ये तो समझ में आने लगा, ये 2 इंटू √3+1 यूनिट तो समझ में आने लगा, ये समझ में नहीं आता था। बुक वाला क्या करता है, वो यहीं आंसर निकाल के बैठा छोड़ देता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का ये सब प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तुम 10 साल के बाद पढ़ाने लगेगा फिजिक्स, ठीक है, तो समय न बीत जाएगा, तुम तो नहीं बदलोगे। तुम जो आलसी हो अभी, जो देख के चले आते हो, तो ये तो जिंदगी भर तुम आलसी रहोगे, वो थोड़े बदल जाएगा 10 साल के बाद। तो फिर तुम पढ़ाने आओगे, यहीं रह के यहीं छोड़ दोगे तुम। ये मत समझना कि हम यहाँ तक आ गए तो हम आलसी नहीं हैं, हम भी वही हैं, जहाँ रहेंगे वैसा ही बन जाएंगे ना जी। हम तुमको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, मैं भी वही हूँ, मैं भी यही आंसर निकाल देता हूँ। वो तो अभी खोल दिया राज, इसका काम था नहीं, बीच में ये टपक पड़ा, तो यहाँ तक बात बढ़ गया कि क्या हमको समझ में आता है और क्या समझ में नहीं आता है। छापो। छाप लिया। Two vectors A and B have magnitudes of 4 units and 9 units and make an angle
angle of 30 degree with each other find the magnitude and direction and direction of the resultant vector. Two vectors A and B have magnitudes of 4 units and 9 units and make an angle of 30 degree with each other. Find the magnitude and direction of the resultant vector. क्या मतलब हुआ इसका कि दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का एक का मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, बी का है 9 यूनिट्स और दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, है ना। तो बोल रहा है कि तुम हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। इसी को बोल देता फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, तब भी सेम मीनिंग होता है, क्योंकि वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है, तो अलग से बोलने का तो जरूरत है नहीं, खाली बोल देता फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, तब भी वही मतलब होता। वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर करने का जरूरत नहीं। रिजल्टेंट वेक्टर जब भी वेक्टर निकालना होगा तो क्या क्या निकालना होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, उसका डायरेक्शन निकालना होगा, है ना। तो करो जल्दी से, कर लोगे। We have given that A equal to 4 units and B equal to 9 units theta equal to 30 degree और yes and वेक्टर R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ है हमको, R निकालना है। We know that the magnitude
of the resultant vector is r equal to root under a square plus b square plus 2ab cos theta. Cos theta, this equal to root under 4 square plus 9 square plus 2 into 4 into 9 into cos 30 degree. This equal to root under 16 plus 81 plus 2 into 36 into root 3 by 2 to cancel. This equal to 97 plus 36 root 3 का रूट हो गया। ये क्या हो गया हमारा r हो गया। इसका वैल्यू निकालते रहना, ठीक है। और फाई कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकालना है ना। फाई कितना होगा, फाई इक्वल टू tan इनवर्स B9 है 9 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 cos 30 डिग्री। यही है ना। दिस इक्वल टू tan इनवर्स 9 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 इंटू root 3/2। दिस इक्वल टू 9/2 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 8 प्लस 9 root 3/2 2 कैंसिल हो गया। तो फाई इक्वल टू कितना 9/8 प्लस 9 root 3। ओह वेरी सॉरी ये चीज जो है ये tan इनवर्स में है ना। दिस इक्वल टू tan इनवर्स 9/2/8 प्लस 9 root 3/2। तो अब ये फाई इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 9/8 प्लस 9 root 3।
दोनों चीज बाहर निकल गया, आ गया। आज यही रोकते हैं, कल फिर और एक प्रॉब्लम और फिर पैरेललोग्राम लॉ का डेरिवेशन करेंगे।